So welcome back everyone. Today we are going to discuss about coordination in plants. Coordination in human beings के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था. ब्रेन के पार्ट्स हो गए, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस हो गए, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी एक्शंस एज वेल एज रिफ्लेक्स एक्शन. ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन बींग्स में. नाउ विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. ओके, सो अब देखो, अगर हम मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स में हम मूवमेंट की बात करते हैं तो किस तरह से मूवमेंट होता है प्लांट्स में? प्लांट्स मूव होते हैं क्या? यस, प्लांट्स मूव. ऑल्दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऐसा नहीं है कि आपने वनी में अगर कोई ट्री लगाया है तो वो साल भर में घूमते घूमते वरोरा चले जाएगा. इट विल स्टे देयर एज इट इज. लेकिन मूवमेंट होता है. मूवमेंट जो है दो तरीके से होता है प्लांट में. दो तरीके का मूवमेंट है और ये दोनों मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे. पहला होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. फर्स्ट मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड सेकेंड होता है डिपेंडेंट. सेकेंड कौन सा है? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट जो होता है किस टाइप से होता है. जैसे पहले हमने बात किया इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब ऐसा मूवमेंट प्लांट का जहां ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है. ग्रोथ से तो आपको पता है प्लांट छोटा रहता है, मूव होते होते ऊपर जाता है, मतलब हाइट बढ़ता है प्लांट का. सो ग्रोथ की वजह से तो हमको पता है कि प्लांट्स में मूवमेंट होता है, उनके ब्रांचेस बढ़ते हैं. लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ किस तरीके से रहता है और प्लांट्स जो है स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? ह्यूमन बींग्स में एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कोई भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए. हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स हैं. हमने अलग अलग रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा है. सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर्स रहते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम रहता है, ये टुगेदर मिलके रिफ्लेक्स एक्शन हो गया या कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं. अब अगर बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम नहीं होता है. प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं रहते हैं जो ये इस तरीके के स्टिमुलस से डील करें. सो प्लांट कैसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं? ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर मान लो आपके पास एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट, ये इसको कुछ तो बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट. दिस इज टच मी नॉट प्लांट. इसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा. ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा और कॉमन नेम जो हम जनरली यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज छुई मुई. छुई मुई का प्लांट आपको पता होगा क्या होता है, क्या खास बात रहता है छुई मुई के प्लांट में या टच मी नॉट मिमोसा का जो प्लांट होता है. आप देखोगे जैसे ये प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट है, आप अगर इसको टच करने की कोशिश करोगे, यू ट्राई टू टच इट, ये पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा. पूरे पार्ट्स जो है इसके क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे. अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें, अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, प्रॉपर मैकेनिज्म रहता है, पूरा मैकेनिज्म रहता है, अलग अलग न्यूरॉन्स रहते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसीजन लेते हैं और अकॉर्डिंगली हमारे जो इफेक्टर्स हैं, मसल्स हैं, एक्शन लेते हैं. प्लांट्स में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. प्लांट्स में न्यूरॉन्स नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है. सो ये प्रोसेस होता कैसे है? अब यहाँ पे सोचने वाली एक बात है कि हमने अगर ये पार्ट को टच किया, प्लांट के अगर इस हिस्से को टच किया हमने, तो क्या होगा? प्लांट का बस यही हिस्सा यहाँ पे मतलब श्रिंक नहीं होगा. द एंटायर प्लांट, ये जो पूरा का पूरा प्लांट है वो क्या होगा? पूरा श्रिंक हो जाएगा. एक छोटा सा ये हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा. दैट मीन्स कि ये जो इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे किसी ने प्लांट को टच किया है, ये इंफॉर्मेशन पूरे प्लांट बॉडी में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है. पूरे प्लांट के बॉडी में क्या हो रहा है? वो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है. अब अगर मैसेज ट्रांसफर हो भी रहा है तो कैसे हो रहा है? प्लांट्स के पास कोई न्यूरॉन्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कौन कर रहा है? कौन बताया पूरे प्लांट के पार्ट्स को कि यहाँ पे ऐसा कोई टच हुआ है एंड वी नीड टू रिएक्ट? और प्लांट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा कैसे? है ना, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है, ऐसा कोई रूट नहीं है, ऐसा कोई पाथवे नहीं है. ठीक है, और ये एक्शन कैसे लेंगे? इनके पास तो मसल्स भी नहीं है.
इफेक्टर ऑर्गन्स नहीं है जो टुगेदर फंक्शन करके और क्या करेंगे, अपना अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। सो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुआ ना, यहाँ पे आपने एक पार्ट को टच किया और ये पूरा का पूरा प्लांट श्रिंक हो गया। यहाँ कोई ग्रोथ से रिलेशन है क्या? नहीं है। यहाँ प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्लांट शॉर्ट नहीं हो रहा है। ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स है एक तरीके से। आपने सनफ्लावर को देखा होगा। सनफ्लावर में क्या खास बात होता है, उसका फेस जो है हमेशा सन के तरफ ही रहता है। जैसे जैसे सन मूव होगा वो टर्न होते जाएगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये इंफॉर्मेशन प्लांट्स में ट्रांसफर कैसे होता है, ये एंटायर मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इनको समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, प्लांट्स ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कैसे करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और वो एक्शन कैसे लेते हैं। देखो प्लांट में ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे ये प्लांट के सेल्स है ना, मान लो ये प्लांट के सेल्स हैं। सो प्लांट कन्वे देयर मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी सेम मेथड यूज करते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्स। केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो रहता है इसी के माध्यम से क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। अब यहाँ पे लेकिन ट्रांसफर होने का और कोई भी बात को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना है, ठीक है, और रिएक्ट कैसे करना है, ये प्रोसेस होता कैसे है। सेल्स जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाते कैसे हैं। ह्यूमन बींग्स में तो न्यूरॉन्स होते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, प्लांट्स में बात करें, तो क्या होता है, प्लांट्स कन्वे देयर मैसेज बाय चेंजिंग, ये सेंटेंस याद रखना, द कन्वे मैसेज इनसाइड देयर बॉडी बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल, द कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल्स। मतलब प्लांट्स में जो सेल्स है ना, सेल्स में जो वाटर प्रेजेंट रहता है, क्या होगा, इंफॉर्मेशन यहाँ से वाटर आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ से आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ से आगे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से एक सेल, जैसे यहाँ पे वाटर था तो ये नॉर्मल था, ये सब वाटर नॉर्मल थे, लेकिन जब यहाँ का वाटर आगे आ गया तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और अगला सेल स्वेल हो जाएगा। अगेन जब ये वाटर आगे जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा और ये स्वेल हो जाएगा। सो इस तरीके से बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल, plants convey their message from one part to the different parts of their body, and this changing the concentration of water results in shrinking and swelling of cells. cells जो shrink होते हैं, swell होते हैं, उसका कारण यही है, the change in concentration of water of cells। और यहाँ से इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और प्लांट्स जो है अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। ठीक है, सनफ्लावर के केस में भी वैसे ही होता है। सो ये जो मूवमेंट है ना बेटा, ये जो इम्पल्स के लिए जो मतलब प्लांट्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिस मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ये मूवमेंट का प्लांट के ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, प्लांट्स अपने सेफ्टी के लिए ये मेथड यूज करते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स, है ना, आप ऐसा नहीं है कि आपने छुई मुई प्लांट को टच किया और वो शॉर्ट हो गया। आपको कहीं दूर से एक मैंगो ट्री दिखा, अच्छे वहाँ पे मैंगोज लगे, आप उसको सोचोगे कि टच करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स में ये मैकेनिज्म रहता है, नॉट ऑल प्लांट्स। ठीक है, वेरी फ्यू प्लांट्स आर देयर, लाइक ये तो बेस्ट एग्जांपल है मिमोसा का, सनफ्लावर इज ऑल्सो एन एग्जांपल। दूसरा मूवमेंट जो होता है बेटा प्लांट्स में, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। दूसरा जो मूवमेंट होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ऐसा मूवमेंट प्लांट का जो कि ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ऐसे मूवमेंट्स क्या होते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, द मूवमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इंडिपेंडेंट तो हो गया, ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं by changing, they convey message throughout the body by changing the concentration of water in the cells, which results in swelling and shrinking of the cells। अगर बात करें हम मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, सो आप प्लांट्स में कितने तरह की ग्रोथ जानते हैं? आपने कभी टेंड्रिल्स को नोट किया है क्या? टेंड्रिल्स को ग्रोथ नोट किया है आपने? घर में जनरली गांव में जो होता है ना, लोग अपने घर में कुछ पौधे लगाते हैं,
जिसके टेंड्रिल जो है बहुत ही स्पीडली ग्रो करता है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आपने घर में देखा होगा लौकी का जो पेड़ लगाते हैं ना, पेड़ नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा ये रहता है, डाली लगा देते हैं, उसका जो टेंड्रिल रहता है, आप क्या करते हो, एक कोई लकड़ी के सहारे इसको हम छत पे पहुंचा देते हैं और ये यहाँ पे ग्रो होते 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 क्या आएगा, एक एरिया में डेवलप हो जाता है पूरा। सो टेंड्रिल्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है ऐसे केसेस में। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना प्लांट्स का, ये मूवमेंट किसके वजह से हो रहा है? दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ की वजह से होता है। अब ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं, वन बाय वन जो है हम डेफिनेशन के साथ पूरे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट मूवमेंट इन प्लांट्स विल डिस्कस इज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, पहला मूवमेंट जो है हम प्लांट में पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। ओके, सो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म क्या है, एक छोटा सा एक्टिविटी बताता हूं, आप ट्राई करके देखो। ठीक है, मान लो एक ऐसा आपके पास गमला है, ठीक है, और इसमें आपने एक ट्री प्लांट किया, एक प्लांट आपने लगा दिया छोटा सा, लेट्स से रोज प्लांट या कोई भी प्लांट हो गया, और आप क्या करो, इसको घर के खिड़की पे रख दो, ठीक है, या कहीं बाहर में धूप में, ठीक है, कहीं भी रख दो। आप ऑब्जर्व करोगे इसका ग्रोथ जो है नॉर्मल होगा। ठीक है, इसका ग्रोथ जो है नॉर्मल होगा। अब मान लो दूसरे केस में, अगर ये जो गमला है आपका, ये जो पॉट है, अगर ये नीचे गिर गया, ये इस तरीके से अगर नीचे गिर गया, सो ये जो रोज प्लांट है इसका ग्रोथ कैसा होगा बेटा? आपके हिसाब से इसका ग्रोथ कैसा होगा? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा या फिर ये अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा? ये प्लांट का ग्रोथ हॉरिजॉन्टली तो नहीं होगा ना। आपने कोई मैंगो ट्री लगा दिया और गमला अगर नीचे गिर गया तो वो जमीन पे तो नहीं जाएगा ना, ऑफ कोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो होता क्या है, प्लांट में कुछ हार्मोन्स रहते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था प्लांट टिश्यूज में। ठीक है, अलग अलग टिश्यूज के बारे में पढ़ा था आपने, प्लांट के ग्रोथ के बारे में भी कुछ बेसिक्स पढ़े थे। तो ये जो प्लांट का टॉप होता है ना, यहाँ पे एक हार्मोन रहता है कॉल्ड ऑक्सिन। ये हम एपेक्स में एक हार्मोन रहता है कॉल्ड ऑक्सिन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स वाले टॉपिक में। सो जनरली प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स ग्रो, जो शूट ऑफ द प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द सनलाइट, मतलब अगर सनलाइट इधर है तो सन के डायरेक्शन में मूव होते हैं, ये दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सन। सो ये जो मूवमेंट होता है ना प्लांट्स का टूवर्ड्स द सन, दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट इज नथिंग बट फोटोट्रॉपिज्म। सो आप फोटोट्रॉपिज्म को कैसे डिफाइन करोगे? The movement of plants, the movement of shoot of the plant, entire plant नहीं, shoot of the plant towards sunlight, the movement of shoot of the plant towards sunlight। ठीक है, ये एक तरीके का मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अब ये केस में क्या होता है, प्लांट्स सनलाइट के तरफ मूव होते हैं, दे मूव टुवर्ड्स सनलाइट। आपने ऐसे छोटी मोटी एक्टिविटीज क्लासरूम में भी किया होगा 8th या 9th में। ठीक है, जब हम शैडो में रखते हैं अगर प्लांट को, तो क्या होता है, उसके जो टिप है, उसका जो टिप है वो सनलाइट के डायरेक्शन में मूव होना चालू होता है, प्लांट बेंड हो जाता है हल्का सा। तो ये एक्टिविटीज आप ऑलरेडी कर चुके हो। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन प्लांट कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और डिफाइन कैसे करेंगे हम फोटोट्रॉपिज्म को? द मूवमेंट ऑफ शूट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट। ओके, जो शूट का मूवमेंट होता है सनलाइट के तरफ, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा मूवमेंट समझते हैं प्लांट का, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म समझते हैं। ठीक है, दूसरा मूवमेंट होता है प्लांट का कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अब ये जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? जियोट्रॉपिज्म, देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ। ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू अर्थ। और ये ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम जियोट्रॉपिज्म को समझने के लिए। मान लो यहाँ जमीन में आपने एक प्लांट लगाया, ठीक है, इस तरीके से हमने एक प्लांट लगाया। ओके, अब इसका जो टिप है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है,
जो शूट है, प्लांट का जो शूट है, इसका ग्रोथ कहाँ हो रहा है? इट इज ग्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ये जो रूट है, रूट कहाँ ग्रो होगा बेटा? रूट जो है ऑफ कोर्स ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव होगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है। और ये जो रूट है, रूट का डायरेक्शन कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है ना, ग्रेविटी के तरफ मूव होता है, और शूट सन के तरफ मूव होता है। सो ये जो मूवमेंट होता है ना रूट्स का टुवर्ड्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो आप जियोट्रॉपिज्म को डिफाइन कैसे करोगे बेटा? द मूवमेंट ऑफ कैसे डिफाइन करेंगे? रूट्स ऑफ द प्लांट, द मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी is called geotropism, और towards the center of earth is called geotropism, ठीक है। इसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? फोटोट्रॉपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ शूट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है सन के तरफ, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। और ये जो रूट्स का मूवमेंट होता है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। सो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की बात करो तो एक टेंड्रिल्स का तो बेसिक एग्जांपल आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, फोटोट्रॉपिज्म आपने ऑब्जर्व किया होगा, जियोट्रॉपिज्म भी आपको पता है कि जो रूट्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। देखते हैं और कुछ मूवमेंट्स, जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, और भी कुछ मूवमेंट्स है प्लांट्स में। वन इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, एक और मूवमेंट होता है प्लांट्स में विच इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, ठीक है, वाटर का मूवमेंट, वाटर की तरफ मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लो यहाँ पे एक ट्री है, मान लो यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, और ये ट्री को पानी नहीं मिल रहा सफिशिएंट, यहाँ ट्री के जो रूट्स हैं यहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं है और प्लांट्स को सफिशिएंट वाटर नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे एक लेक है, लेट्स से यहाँ पे एक लेक है, ठीक है, यहाँ पानी है, ठीक है, साइड से जा रहा है। अब प्लांट्स को प्यास लगा है, प्लांट को क्या लगा है? प्यास लगा है, लेकिन पानी है क्या नीचे में? नहीं है। तो क्या होगा? प्लांट्स को पानी तो पीना है ना, तो ये प्लांट पानी कैसे पिएगा? सोचो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। अब वो थर्स्टी क्रो वाला स्टोरी यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि प्लांट मूव नहीं हो सकता कि दुनिया भर से कंकड़ लाएगा और पानी इधर आ जाएगा, है ना। सो प्लांट्स क्या करते हैं जनरली मालूम है? एट नाइट, इट्स अ वेरी बिग सीक्रेट, किसी को बताना नहीं। प्लांट्स क्या करते हैं, जब प्यास लगता है ना, तो रात के टाइम में जब कोई नहीं देख रहा है या दोपहर में जब कोई नहीं है, तो ये प्लांट क्या करता है, इस तरीके से, ये जो प्लांट है ना, यहाँ से आता है ऐसे, इस तरीके से झुक के और पानी पी लेता है, और जब पानी पी लिया उसके बाद ये वापस स्ट्रेट। इट्स अ बिग सीक्रेट, किसी को बताना नहीं है। क्या किया? प्लांट उधर गया, पानी पिया और जगह पे आ गया। हजम नहीं हुई ना बात? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये आपको भी पता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स पानी नहीं पिएंगे, पानी तो पीना है, फिर करेंगे क्या? ऐसा नहीं तो कैसा, ठीक है। समझते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो, मान लो अब इधर वाटर है, ये एरिया में वाटर है, सो क्या होगा, ये जो प्लांट के रूट्स है ना, द रूट्स ऑफ द प्लांट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द वाटर। जिस साइड में वाटर है ना, प्लांट्स के रूट का जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना होके जिस डायरेक्शन में वाटर है वो डायरेक्शन में प्लांट क्या होगा, ग्रो होना चालू होगा, ठीक है। प्लांट के जो रूट्स हैं उनका ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स वाटर। सो द मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। प्लांट के जो रूट्स है ना, जब जिस डायरेक्शन में वाटर है, अगर इधर वाटर है तो प्लांट्स का जो रूट है उसका ग्रोथ ये डायरेक्शन में होगा, प्लांट्स उधर नहीं जाएंगे, मतलब ये प्लांट नीचे तो नहीं आएगा ना, ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल। सो ये रूट्स जो है ये डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, द मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स सनलाइट, जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी,
हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। एक और मूवमेंट आता है इसमें कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, इज नथिंग बट द ग्रोथ, अ टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ pollen tube towards ovule, okay. Chemotropism is nothing but the movement of pollen tube towards ovule. Now ये जो टॉपिक है ना कीमोट्रोपिज्म का, कि पॉलन ट्यूब्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है ओव्यूल की तरफ, इनका फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, ये जो टॉपिक है इसको डिटेल में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस राइट नाउ। ये टॉपिक आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉलन ट्यूब जो है किस तरीके से ग्रो होते हैं ओव्यूल के तरफ और इनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से रहता है, ओके। सो दीज आर सम मूवमेंट्स विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है। प्लांट्स में हमने दो तरीके का मूवमेंट देखा, एक जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। Independent of growth means the plants which the way in which the plants respond towards the stimulus, like touch me not plant, mimosa की हमने बात किया, how it convey information throughout the body by changing the concentration of water in the cells, which results in shrinking and swelling of the cells. एक वो प्रोसेस हो गया। दूसरा जो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ होता है, the movement which is dependent on growth, टेंड्रिल्स का मूवमेंट हमने देखा। टेंड्रिल्स का जो मूवमेंट होता है वो कैसा, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप अगर देखोगे मैंगो की ट्री को अगर देखोगे तो जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ेगा ना, स्टेम का विड्थ भी ग्रो होता है, उसके ब्रांचेस भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे टेंड्रिल्स को देखोगे ना तो उनमें शूट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और रूट्स कोई ज़्यादा नहीं फैलता है, नॉर्मली रहता है वो, ओके। सो दूसरा आपने देखा फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ शूट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। रूट्स मूव होंगे, ये रूट्स, शूट नहीं जाएगा वाटर की तरफ, ओके। कीमोट्रॉपिज्म ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो ओव्यूल की तरफ किस तरीके से होता है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड अबाउट बोथ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। Okay, so just if you need, just make a note of it and then we'll move towards the plant hormones. Okay, just note it down. Okay, so now let's see about hormones in plants. अब तक हमने देखा movements in plant, प्लांट में जो मूवमेंट होता है ड्यू टू ग्रोथ हो गया या इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये दो टाइप के मूवमेंट्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब जो है प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं। सो जनरली हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स। हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट बॉडी में हो या एनिमल बॉडी में हो, हार्मोन्स आर सर्टन केमिकल कंपाउंड्स विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो द ग्रोथ। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज होते रहते हैं ना, 24 आवर्स हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होते रहता है। ऐसे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसमें ये जो हार्मोन्स रहते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी एक्टिविटीज को एज वेल एज बॉडी के ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पैनक्रियाज है, ह्यूमन बींग्स में एक पैनक्रियाज होता है, ठीक है, आपको पता है एक स्पेशल ग्लैंड है, इट रिलीजेस ए हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है, जब आप खाना खाते हो तो हमारे फूड में अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो शुगर लेवल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है इंसुलिन। सो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे बॉडी में जो कि ये हार्मोन्स उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। अभी जो है फिलहाल के लिए हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। सो जनरली प्लांट्स में 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है ऑक्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सिन। जैसे अब मान लो एक प्लांट है ये, ठीक है, एक प्लांट हो गया ये, ठीक है, तो ये प्लांट का जो टिप है ना, टिप पे एक हार्मोन रहता है कॉल्ड एज ऑक्सिन,
दिस ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट, ये टिप पे प्रेजेंट रहता है, टिप पे जो है उसका सिंथेसाइज होता है ये। और इसका फंक्शन क्या रहता है, इट ग्रोज द लेंथ ऑफ द ट्री, प्लांट का हाइट बढ़ाने का काम करता है। ओके, ऑक्सिन्स का जो मेन फंक्शन होता है ये प्लांट की हाइट बढ़ाने की में रिस्पॉन्सिबल रहता है और वही काम करता है। दूसरा, अगर मान लो सनलाइट इधर है, इधर सन है, तो ये जो शूट है इसका मूवमेंट सन के डायरेक्शन में हो, इसके लिए भी ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, अगर ये प्लांट बाय चांस कहीं ऐसे नीचे गिर गया या कुछ ऐसा ये रहा, तो ये जो शूट पे प्रेजेंट है ना ऑक्सिन, प्लांट को ये डायरेक्शन में ग्रो नहीं होने देगा, इट विल बेंड द प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट। सो ऑक्सिन के बारे में एक दो बातें याद रखना। ऑक्सिन सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज एट द शूट, ये शूट पे टिप पे प्रेजेंट रहता है, टिप पे सिंथेसाइज होता है। दूसरा, इसका मेन फंक्शन जो है क्या है, प्लांट के हाइट बढ़ाना। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, इट हेल्प्स इन फोटोट्रॉपिज्म, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। मतलब प्लांट का जो शूट है उसका ग्रोथ टुवर्ड्स सनलाइट होना ही चाहिए, उसके लिए ये ऑक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो ये पहला प्लांट हार्मोन है जिसके कुछ फंक्शंस यहाँ लिखे हैं उसके बारे में। दिस इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट, ओके, इन्वॉल्व्ड इन फोटोट्रॉपिज्म एंड हेल्प्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। ये 3 काम है इसका, ठीक है। सो 5 में से पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ऑक्सिन, ठीक है। दूसरा जो है जिबरलिंस। अब एक बात देखो, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, आप अगर मान लो कि कोई मैंगो ट्री को लेते हो, तो ये छोटे में अगर इसका ये जो स्टेम है कैसा रहता है, पतला सा रहता है, लेकिन जब प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट के हाइट के साथ साथ क्या होता है, प्लांट के हाइट के साथ साथ इसका स्टेम भी तो ग्रो होता है ना, स्टेम भी इसका विड्थ बढ़ता है। तो ये विड्थ को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिबरलिंस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, प्लांट के स्टेम को बढ़ाता है, उसका ग्रिथ बढ़ाता है। सो पहला हार्मोन है ऑक्सिन जो प्लांट की हाइट बढ़ाता है, फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा होता है जिबरलिंस। जिबरलिंस क्या करते हैं, प्लांट का विड्थ बढ़ाता है, जो स्टेम है ना, स्टेम का विड्थ बढ़ाता है, उसका ग्रिथ इंक्रीज करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन्स रहता है, ठीक है। साइटोकाइनिन्स क्या करता है, इसका मेन फंक्शन रहता है सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। अब जैसे जैसे प्लांट्स का लेंथ बढ़ेगा, उसका विड्थ बढ़ेगा, ग्रिथ बढ़ेगा, वैसे वैसे ज़्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो सेल्स जो है अलग अलग प्रोसेस से आइदर बाय मियोसिस और माइटोसिस, एक सेल 2 में, 2 सेल 4 में डिवाइड होते जाता है और प्लांट जो है ग्रो होते हैं। सो साइटोकाइनिन्स का मेन फंक्शन रहता है सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और ज़्यादातर ये सेल ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में। साइटोकाइनिन्स इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स में और सीड्स में। सीड्स में आप देखो, आप जब सीड को लगाओगे तो इसका ग्रोथ रैपिडली होता है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, उसको उसमें सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं ताकि उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सके। फ्रूट्स में ऑफकोर्स फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए। सो पहला हार्मोन हो गया ऑक्सिन विच इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। सेकेंड, इसका फंक्शन होता है, इट इज इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट बढ़ाता है। जिबरलिंस क्या करता है, ये जो स्टेम है, स्टेम के ग्रिथ को बढ़ाता है, विड्थ को बढ़ाता है। तीसरा साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है एंड इट इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ओके। देन एक और आता है यहाँ पे एब्सिसिक एसिड। अब देखो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, अब ये प्लांट है, ऑक्सिन क्या कर रहा है, प्लांट के हाइट को बढ़ा रहा है, लेकिन प्लांट की हाइट कितना बढ़ेंगे, कितना बढ़ेगा प्लांट का हाइट, एक सर्टन इंटरवल के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने प्लांट लगा दिए और यहाँ से एकदम बढ़ते जा रहा है, एकदम ओजोन लेयर क्रॉस करके और एटमॉस्फेयर के बाहर चले गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो ऑक्सिन तो प्रेजेंट रहता ही है ना, थ्रू आउट द लाइफ वहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट रहता है, तो फिर ये ग्रोथ स्टॉप क्यों होता है, ये ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए एक सर्टन इंटरवल के बाद ग्रोथ को स्टॉप कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज टू इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रोथ को रोकता है ये, इट इनहेबिट्स द ग्रोथ। एक और फंक्शन होता है इसका, विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो प्लांट के पत्ते हैं टूटते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो ये जो विल्टिंग का प्रोसेस होता है ना, उसके लिए भी एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल रहता है।
इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इसका एक और नाम है स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट के ग्रोथ को ये इनहेबिट कर देता है, ये स्टॉप कर देता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं यहाँ पे, ऑक्सिन्स, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड। इनके मेन फंक्शंस याद रखना है आपको। ये क्या करता है, ऑक्सिन हाइट को इंक्रीज करता है, जिबरलिन्स विड्थ को इंक्रीज करता है स्टेम के, साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और एब्सिसिक एसिड एक सर्टेन इंटरवल के बाद इसके ग्रोथ को इनहेबिट करता है, रोकता है। एक और हार्मोन होता है यहाँ पे, 5वां है क्या, नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। 5वां हार्मोन याद रखना, आप नोट डाउन कर लेना, इथिलीन। इथिलीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन रहता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ इथिलीन इज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का राइपनिंग। अब आप देखते हो कि अगर कोई, एक बेस्ट एग्जांपल है मैंगो ट्री का, जब उस पर मैंगोज लगते हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे और ज़्यादा वो ग्रो होता है, उसका कलर येलो हो जाता है, पूरी तरीके से राइप हो जाता है वो। सो फ्रूट्स का जो राइपनिंग है वो किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड इथिलीन। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। ये 5 के फंक्शंस और इनका लोकेशन भी आप समझ गए होंगे, कौन क्या करता है, कैसा फंक्शन है किसका। इथिलीन छूट गया था, इथिलीन नोट डाउन कर लेना। द मेन फंक्शन ऑफ इथिलीन इज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो इफ यू नोट, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट एंड देन विल मूव टू हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग। So now let us discuss about hormones in human beings. अभी हमने बात किया hormones in plants, किस तरीके से प्लांट हार्मोन्स जो है ग्रोथ में रेगुलेट करते हैं, अदर एक्टिविटीज रेगुलेट करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। नाउ इफ यू रिमेंबर, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इन स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स। और वहाँ हमने बात किया था कि ह्यूमन बींग्स में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये 2 सिस्टम की वजह से पॉसिबल होता है, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्रिन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज एंडोक्रिन सिस्टम। अभी जो है हम एंडोक्रिन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंडोक्रिन सिस्टम, ह्यूमन बींग्स में जो है हार्मोन्स का क्या रोल होता है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं एंडोक्रिन सिस्टम में, 1 बाय 1 सब डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैट सी द फंक्शंस ऑफ ईच। सो अगर हम बात करें एंडोक्रिन सिस्टम की, तो एंडोक्रिन सिस्टम में यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के नाम लिखा है हमने, कुछ ग्लैंड्स के नाम लिखे हैं, इनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो अगर हम ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स रहते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पीनियल ग्लैंड्स। ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ओके, 1 बाय 1 जो है तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट समवेयर बिटवीन मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है, समवेयर वही लोकेशन रहता है उसका। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस करता क्या है, एक हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है ना, वो ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। जो कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। नाउ यू हैव सीन, आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोगों का हाइट बहुत कम रहता है, ठीक है, हाइट बहुत कम रहता है। तो हाइट कम रहने का कारण क्या होता है, हाइट जो कम रहता है उसका मेन कारण यही रहता है कि बचपन में जो है ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं हुए बॉडी में, या ग्रोथ हार्मोन्स का रेगुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, और यू कैन से हाइपोथैलेमस जो है प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ये रीजन होता है जिसके वजह से कोई डॉर्फ रह जाता है, कोई बहुत टॉल होता है, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हाइट बढ़ाने का काम होता है, ठीक। ये हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड आता है एंडोक्रिन सिस्टम का, दैट इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड रहता है, ये नेक रीजन में प्रेजेंट रहता है। अब आप एक बात नोट करो, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड जो है एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एज थायरोक्सिन,
थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। नाउ थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स फैट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सबका मेटाबॉलिज्म करने का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन? अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में, यू माइट हैव सीन बहुत सारे लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है। थायराइड अगर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं कर रहे हैं तो वो लोगों में क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर पर्सन अगर सफ़र कर रहा है थायरॉक्सिन से, मतलब थायरॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है उनके बॉडी में, तो थोड़ा सा भी वर्क करेंगे ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो लोग। अब हल्का सा कोई काम करेंगे और ऐसा लगेगा कि दिन भर से काम ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। और थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रॉपर रिलीज होने के लिए एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आयोडीन। आयोडीन, आप जब घर में नमक खरीद के लाते हो ना, उस पर लिखा रहता है आयोडाइज्ड, ना आयोडीन रिच सॉल्ट। अब आयोडीन क्यों ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है देन इट माइट लीड टू ए डिसीज, एक बीमारी हो सकता है इससे, कॉल्ड गॉइटर, ठीक है। गॉइटर इज अ टाइप ऑफ डिसीज ड्यू टू विच देर इज स्वेलिंग इन द नेक। ये जो नेक रीजन होता है ना, यहाँ पे स्वेलिंग होता है, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ गॉइटर। सो थायरॉक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थायराइड। सो हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा जो कि ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, थायराइड विच रिलीजेस एन हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। मेटाबॉलिज्म इन द सेंस जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है ये। अगर इसका डेफिशिएंसी है तो एक तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है, और इससे एक बीमारी भी होती है, दैट इज गॉइटर। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। देखो जितने भी ग्लैंड्स हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, एक वन बाय वन हम सबके फंक्शन समझने की कोशिश करें। तो पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड इंसुलिन, ये एक हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एज इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है? द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू रेगुलेट द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। जब हम कुछ खाते पीते हैं, अगर उसमें आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया तो हमारे बॉडी में शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो वो केस में अगर शुगर को कंट्रोल करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो उसका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? इंसुलिन। नाउ यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में, घर में ऐसा एक आधी केस तो आपको मिला ही होगा, वेयर यू कैन हियर दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। एक बीमारी होता है डायबिटीज, और ये क्यों होता है? डायबिटीज होने का कारण क्या होता है? शुगर बहुत ज़्यादा, अगर आप शुगर कंज्यूम करते हो वो वन ऑफ द फैक्टर होता है। उसके बाद स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा सोचता है किसी बात को लेके, अगर दिन रात सोचते रहो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, सो ये एक मेजर फैक्टर होता है, ठीक है। और आज के डे टू डे लाइफ में जो है स्ट्रेस तो कॉमन सी बात है, हर किसी को स्ट्रेस रहता ही है। सो अगर स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाते हैं तो क्या होता है? पैनक्रियाज पे उसका इफेक्ट आता है, और पैनक्रियाज जो है एक कंट्रोल्ड मैनर में इंसुलिन रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ये जो स्टेट होता है उसको हम डायबिटीज बोलते हैं, बीमारी को डायबिटीज बोलते हैं। अब इसका इलाज क्या होता है? यू माइट हैव सीन, कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं डेली खाने से पहले। सो फॉर 10 to 12 ईयर्स, 15 ईयर्स क्या होता है? मेडिकेशन पे चल जाता है, ठीक है। बाद में अगर मान लो मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक इंजेक्शन आता है इंसुलिन का, इंसुलिन के इंजेक्शन से जो है शुगर को कंट्रोल किया जाता है, ओके। सो पैनक्रियाज, ये जो पैनक्रियाज है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, शुगर को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। सो टिल नाउ यू अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, थायराइड, इससे होने वाले प्रॉब्लम्स, पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन अगर प्रॉपर वे में रेगुलेट नहीं हो रहा है तो उसके क्या होगा? डायबिटीज होता है, और उसका इलाज वही है इंसुलिन का इंजेक्शन और मेडिकेशन। देन एक और इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज एडर्नल ग्लैंड्स।
एडर्नल ग्लैंड्स ये दोनों किडनीज के टॉप में प्रेजेंट रहता है, और एडर्नल ग्लैंड्स क्या करता है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग मैकेनिज्म, फाइटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये फाइटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा समझने, बातों को बेटा नोट डाउन करते जाओ, एक एक बात को नोट करते रहो कि इसका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, कौन क्या करता है। ठीक है, सो फाइटिंग मैकेनिज्म, आपने कभी गिलहरी को देखा है क्या? आप अगर हल्का सा एक मान लो कि कोई चिप्स भी अगर ऐसा फेंकते हो तो बहुत एकदम तेजी से दूर जाके बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हो। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म होता है ना, देखो फाइटिंग मैकेनिज्म, जब आप डेंजर में हो तो दो सिचुएशन रहता है, हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, व्हेन यू आर इन डेंजर आइदर रन अवे और गेट रेडी फॉर फाइटिंग। दो मैकेनिज्म हमारे बॉडी में रहता है और ये दो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं व्हेन एवर यू फील दैट देयर इज डेंजर। सो ये जो एडर्नल ग्लैंड्स है ना, ये फाइटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। अब ये फाइटिंग मैकेनिज्म में कैसे हेल्प करता है, मान लो कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, सो वो स्टेट में क्या होगा, एडर्नलिन ग्लैंड्स जो है, एडर्नल ग्लैंड्स जो है एक हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एडर्नलिन, एडर्नलिन हार्मोन, ये एडर्नलिन हार्मोन होता है। अब यहाँ एडर्नलिन का फंक्शन मेन क्या होता है, एक तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, आपका ब्लड का जो प्रेशर है इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगेगा, ये गुस्सा मेन आने का कारण ये हार्मोन रहता है, एडर्नलिन हार्मोन। ठीक है, सो जैसे जैसे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको वैसे वैसे गुस्सा आएगा। और क्या होता है, जैसे एडर्नलिन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया, सो कुछ एरियाज में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये एरियाज में ब्लड का सप्लाई जो है कम हो जाता है, स्किन हो गया। ठीक है, ये एरियाज में है ब्लड का जो सप्लाई है उसको कम कर दिया जाता है, और जो ब्लड है मेनली मसल्स वाले एरिया में जो है रिच सप्लाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, सो दैट यू कैन बी रेडी फॉर फाइटिंग। ठीक है, और एक तरीके से आपको प्रिपेयर करने का काम करता है, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइट और गेटिंग रेडी टू फाइट, दैट मीन्स ये एडर्नलिन हार्मोन्स जो है एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। और ऐसे सिचुएशन में गुस्सा आना बहुत ज़रूरी है ना। आपका अगर किसी से झगड़ा हो रहा है तो आप हंसते हंसते तो नहीं झगड़ा कर सकते ना, लेकिन गुस्सा आना जरूरी है, और गुस्सा लाने का काम ये एडर्नलिन हार्मोन्स करता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपका हार्ट बीट बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, ये एरियाज में जो है ब्लड का सप्लाई स्टॉप करके मसल्स में ब्लड का सप्लाई बढ़ा देता है, एंड यू गेट रेडी फॉर फाइटिंग। सो एडर्नलिन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। सो अब तक हमने बात किया एंडोक्रिन सिस्टम में कुछ स्पेशल हार्मोन्स के, जैसे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर हाइपोथैलेमस प्रॉपर फंक्शन नहीं किया, ग्रोथ हार्मोन्स नहीं वर्क कर रहा है, प्रॉपर नहीं रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, डॉर्फिज्म, दैट्स द रिजल्ट, हाइट जो है छोटा रहता है इंसान का। दूसरा थायराइड, थायराइड से क्या होता है, अगर आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है हमारे बॉडी में प्रॉपर, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है प्रॉपर वे में रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से एक बीमारी होता है गॉइटर, एज वेल एज यू फील वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा आपको थकान लगेगा। आपने काम भले ही कम किया है लेकिन लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया। उसके बाद हमने बात किया, थायराइड के बाद हमने बात किया पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू कंट्रोल शुगर लेवल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का, कंट्रोल करने का काम किसका है, इंसुलिन का है। अगर मान लो कि इंसुलिन प्रॉपर वे में रिलीज नहीं हो रहा है, पैनक्रियाज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो कौन सा बीमारी होगा उससे, डायबिटीज। ओके, डायबिटीज क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जिसमें हमारे बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो इट कैन बी कंट्रोल आइदर बाय मेडिकेशन, और अगर मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है देन फाइनल ऑप्शन इज इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है और इंसुलिन के बाद तो कंट्रोल होना ही है उसमें, क्योंकि इंसुलिन का मेन फंक्शन ही वही है, शुगर को न्यूट्रलाइज करना। देन एडर्नलिन, एडर्नल ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एज एडर्नलिन, और एडर्नलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग मैकेनिज्म एज वेल एज रनिंग मैकेनिज्म। सी, फाइटिंग एज वेल एज रनिंग मैकेनिज्म, ये दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ हमको गुस्सा आ गया अचानक से, हमने झगड़ा कर लिया, लेकिन इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है हमारे बॉडी में। ठीक है,
ये एड्रेनलिन ग्लैंड्स डायरेक्टली क्या करते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को हमारे ब्लड में ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको। देन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो हमारा स्किन का एरिया है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, मसल्स में ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड यू गेट रेडी फॉर फाइटिंग। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आते हैं। देखो ये जितने ग्लैंड्स यहाँ पे लिखे हैं ना, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, अभी मैंने जो बताया ना आपको चार, दे आर द पार्ट ऑफ एंडोक्रिन सिस्टम, ये एंडोक्रिन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन रहता है, दिस 4 हार्मोन्स आर कॉमन इन मेल एज वेल एज फीमेल। लेकिन अगर हम ये दो स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स की बात करें, जैसे एक हो गया ओवरी, ठीक है, दिस ओवरी, दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में प्रेजेंट रहता है, और ओवरी जो है एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ओके। और मेल में जो है एक ग्लैंड रहता है कॉल्ड एज टेस्टिस, विच रिलीजेस एन हार्मोन विच कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। अब ये दोनों ही हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन, इनके फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इन केस ऑफ फीमेल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या रहता है फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज टू ब्रिंग प्यूबर्टी। You might have seen a drastic changes in your body design or your colleagues at the age of 14 or 15. Generally 14 to 16 एज में जो है प्यूबर्टी आप रीच करते हो वो एज में, when you grow, ओके। सो वो चेंजेस जो है फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आता है, और मेल बॉडी में जो चेंजेस आते हैं आप देखते होंगे 15-16 साल के एज में जब बच्चे होते हैं उनको दाढ़ी आना चालू होता है ना, मूछें आने लगती है, दाढ़ी आता है। ये जो चेंजेस है ना, ये किसके वजह से आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एन हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, एंड दैट एज विच यू रीच इज कॉल्ड प्यूबर्टी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ना अब एक बात समझो, अब तक जो हमने डिस्कस किया, चाहे हाइपोथैलेमस हो, थायराइड हो, पैनक्रियाज हो, एडर्नल ग्लैंड्स हो, टेस्टिस हो, ओवरीज हो, यू माइट हैव अंडरस्टूड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ आवर बॉडी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अब इसमें आप एक बात नोट करो, अगर ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में डिफिशिएंट है, अगर इनका डिफिशियंसी है तो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होगा, और अगर एक्सेस है तो भी हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होगा। सो इसमें एक तरीका रहता है, एक मैकेनिज्म रहता है कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। देखो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, व्हेन आवर बॉडी रिक्वायर सर्टन हार्मोन्स। अगर हम बात करें शुगर लेवल का, अगर आपने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, ठीक है, और हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, सो हमारे पैनक्रियाज जो है, हमारे ग्लैंड्स जो है, जैसे पैनक्रियाज है, उसका काम है इंसुलिन को रेगुलेट करना। सो ये जब इंफॉर्मेशन पैनक्रियाज तक जाएगा, इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग एन हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करेगा, ये पूरे बॉडी में जो शुगर लेवल बढ़ा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। और जैसे पूरा शुगर लेवल न्यूट्रलाइज हो गया, नॉर्मल हो गया, ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज विल स्टॉप सिक्रेटिंग इंसुलिन, इंसुलिन का जो ये है सिक्रेशन है उसको स्टॉप कर देगा। दैट मीन्स हमारे बॉडी में इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी नहीं रहेगा और कम भी नहीं रहेगा। सो ये एक मैकेनिज्म होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी द हार्मोन्स आर रिलीज्ड, ओके। सो आई होप यू गाइज माइट हैव अंडरस्टूड अबाउट द हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। पूरे हार्मोन्स के बारे में, उनका लोकेशन, उनका फंक्शन मैंने आप लोगों को समझाया, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। So thank you so much.